विद इन 1 मिनट हम शुरू करने वाले हैं। चलिए आ जाइए। कितने, 3 लोग, 4 आ जाएंगे, धीरे धीरे करके सारे आ जाएंगे। अ, हम शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कशन जो करने वाले हैं, बता देता हूं आपको। हम इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के, या हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे सामने जो है, एक टेस्ट ये है और एक दूसरा टेस्ट और है। 2 टेस्ट हमारे पास है, दोनों टेस्ट को हम सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन जो दोनों का, वो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो हम करेंगे। तो ये देखिए सेक्शन बने हुए हैं, 2 सेक्शन में आपका टेस्ट था, ये आपने दिए भी हैं, अटेम्प्ट भी किए हैं। अब इसका सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। तो सॉल्यूशन है, देखिए निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत जल्दी जल्दी हम बहुत फास्ट करेंगे, समझाने की ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कल आपका पेपर है, एग्जाम है। और आपको एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूं पहले ही, कल सुबह 8 बजे वाली क्लास मिस मत करना। जिसने कल सुबह वाली 8 बजे वाली क्लास मिस की, समझ लेना एग्जाम में बहुत कुछ मिस करने वाले हो। क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, तो ऑफलाइन पेपर की गाइडलाइन जो है वो, जो अगर आपको सही मिल गई, आप सही से अटेम्प्ट कर पाए उन गाइडलाइंस को, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, देखिए आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट में प्रांतों में द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, यानी कि ड्यूल सिस्टम को खत्म कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, यानी कि रीजनल ऑटोनॉमी को जो है उसको लागू किया गया। तो ये कौन से उसके अंदर हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया था। इसके अंदर आया था कि द्वैध प्रणाली जो उसको खत्म कर दिया गया, और ये द्वैध प्रणाली शुरू की गई थी 1919 में, और इसको खत्म करके अब 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता ला दी गई। प्रांतों की अपनी स्वायत्तता होगी, और 1937 में इलेक्शन की घोषणा कर दी गई कि अब इलेक्शन करवाए जाएंगे भारत में 1937 के अंदर। और उसके अंदर जो है पार्टियों ने भाग लिया, और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बहुमत लेकर के जीतती भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उच्चतम न्यायालय की, जस्ट एक सेकंड रुकिए। उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है। भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद की, इसके बाद ये तो बात ठीक है कि भारत सरकार के, मान लीजिए एक तो इंडियन गवर्नमेंट और दूसरा कोई स्टेट है देश का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में झगड़ा है, तो सुलझाएगा कौन? तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाएगा। अगर मान लीजिए 2 स्टेट के बीच में झगड़ा है, स्टेट वर्सेज स्टेट हो रखे हैं, तो भी सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। 2 अथवा अधिक राज्यों के बीच मध्य विवाद, 2 से अधिक राज्य हो और 1 राज्य हो, तो कोई भी, वो भी विवाद सुलझाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को अनन्य मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यानी कि एक ऐसा अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे मौलिक अधिकारों को लागू करवाया जा सके। मौलिक अधिकारों को लागू करने वाला आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल 32। तो इस अधिकारों को लागू करने का आर्टिकल 32 है, और उसके लिए जो है रिट जारी कर सकता है। 5 रिट होती है, 5 रिट आपको एक बार निकाल करके देख लेना है, उन रिट के अंदर कौन कौन सी है। जैसे मैंडामेस है, क्यूरेंटो है, हेबियस कॉर्पस है, ठीक है। इस तरीके से आपकी 5 रिट है। 5 रिट के मोटो वाक्य भी याद कर लेने हैं, कि जैसे हम आदेश देते हैं, हम आज्ञा देते हैं आपको, आप इस काम को करिए, तो जैसे मैंडामेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, इस तरीके से सारी की सारी। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो सही कौन सी बात नहीं हुई? ये लास्ट वाला बच गया कि उच्चतम न्यायालय को सभी न्यायालयों में अधिकरणों पर व्यापक मौलिक अधिकारिता है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, व्यापक मौलिक अधिकारिता नहीं है उच्चतम न्यायालय को। एकीकृत हमारी न्यायपालिका है, लेकिन प्रॉपर पूरी तरीके से अधिकारिता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। पंचायती राज व्यवस्था पर अशोक मेहता समिति, ठीक है, 1978 में आती है। इसकी अनुशंसाओं
अनुशंसाओं के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन है सही, इस बारे में जानिए कि तो यहाँ पे इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की, जो जिला परिषद, जिला स्तर तथा जिला पंचायत या एवं गांव स्तर पर पंचायत रूप से गांव स्तर पर पंचायत रूप में होगी। नहीं, इसने ट्राइंगल के रूप में की थी, त्रिस्तरीय की थी। दूसरा, न्याय पंचायतों को पंचायतों के विकास, तो मतलब ये बात सही नहीं है। इसके बाद जो है न्याय पंचायतों को पंचायतों के विकास से पृथक निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि न्याय पंचायतें होनी चाहिए लेकिन पंचायतों से अलग पृथक निकाय के तौर पे उसको रखा जाना चाहिए। नहीं, इन्होंने ये मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल ठीक है, इन्होंने इसको अलग करने के लिए बात कही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटें क्रमावर्तित आधार पर आरक्षित की जानी चाहिए। नहीं, ये भी नहीं किया था इन्होंने, ये भी ठीक नहीं है। सभी जिला स्तर के अधिकारी आवश्यक रूप से जिला पंचायत के सदस्य होंगे, ये भी गलत है। तो ये बात ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद के गठन एवं उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता का प्रावधान है? भाई अभी हमारा जो नया मंत्रिमंडल बना है, मंत्री परिषद बनी है, तो मंत्री परिषद का जिक्र जो है वो आर्टिकल 74 में किया गया। मंत्रिमंडल मत लिखना वहां पे, कहीं ये सोच बैठो कि मंत्रिमंडल का जिक्र है। नहीं, मंत्रिमंडल का जिक्र नहीं है 74 में मंत्री परिषद का जिक्र है। और उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है अपने लिए, अपने सहयोग के लिए, अपनी सलाह एवं सहायता के प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि मंत्री परिषद का गठन एवं उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता का प्रावधान जो आर्टिकल 74 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के संवैधानिक भवन को सिमलेस वेब, यानी कि भारत का जो संवैधानिक भवन है उसको सिमलेस वेब के पद से, उसको टर्म जो किसकी अवधारीकृत है, किसने इसको कोइन किया है? तो इस टर्म को कोइन करने वाले व्यक्ति हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है उच्चतम न्यायालय के वादों की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर आधारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंध है? भाई उच्चतम न्यायालय, हाँ, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो कार्रवाई होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर आधारित कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम बताना हमें। तो इसका नाम है इंदिरा जयसिंह जो वो लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके बाद जो है वो आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको प्रथम अध्यक्ष के बारे में बताना है। ये 2018 में संशोधन हुआ था राष्ट्रीय उपभोक्ता कानून के अंदर, मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर संशोधन किया गया था। तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे पहली बार न्यायमूर्ति वी बालकृष्ण इराडी। ठीक है, और इनको जो है पहला इसका अध्यक्ष बनाया क्योंकि ये संस्था इसी समय निकल करके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुप्राणित एवं निर्मित है? देखो संविधान का दर्शन कहां से निकल करके आता है? तो सीधी सी बात है, भारत के संविधान का दर्शन जो वो कहां से आएगा? हमारी प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना कब आती है? 22 जनवरी 1947 के द्वारा। ठीक है, इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो प्रस्तावना यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट है, वर्तमान स्थिति में संघ, राज्य एवं संवर्ती तीनों सूचियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है? आपको बताना गलत कौन सा है। तो गलत में आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि संघ सूची के अंदर जो 97 विषय समाहित हैं। क्या है ऐसा? राज्य सूची में 61 है, संवर्ती सूची में 52 है, मूल संवर्ती सूची में 47 से बनी थी। ये बातें तो सारी ठीक है, लेकिन इसमें कितने हैं? अभी 100 हैं। ठीक है, और मूल में कितने थे? 97 थे। ठीक है, अब 100 हैं इसके अंदर। आगे चलते हैं। संविधान सभा की रचना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? संविधान सभा की रचना हुई थी जो, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक रियासत की उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के लिए जो है आवंटित सीटें मुसलमानों, सिखों एवं अन्य साधारण जनसंख्या के मध्य विभाजित की गई, ये भी ठीक है, 1919 का प्रावधान है ये। इसके बाद अन्य समुदाय के लिए आवंटित की गई सीटों को प्रांतीय विधानसभा के समुदाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होना था। अन्य समुदाय के लिए आवंटित की गई सीटों को प्रांतीय विधानसभा के समुदाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होना था, यह भी बिल्कुल ठीक है।
उपर्युक्त प्रक्रिया में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के साधनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले तरीके का पालन किया जाना था। तो ये भी बात ठीक है, यानी कि सारी बातें ठीक लग रही हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 4 सभी हम जो है वो ठीक मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये क्या है कि विधि के समक्ष क्षमता भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती। ऐसा नहीं है, विधि के समान सब समान है, इसका मतलब ये कथन गलत है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति भी जो विधि के समान ही माने जाएंगे। तो भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के अंतर्गत विशेष अधिकारों का उपयोग करता है, ये बात ठीक है, उसके पास विशेष अधिकार हैं, लेकिन विधि के समान रहेगा, वो कानूनन कार्रवाई उसमें भी उपयुक्त होगी। ठीक है, तो ये इसका है, तो इसका मतलब ये कथन ठीक है, ये कथन गलत है। तो इसका मतलब कथन 1 गलत और कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया गया है। भारत के संघवाद के रूप को व्युत्पन्न या हासिल की अपेक्षा एक मौलिक रूप में सर्वोत्तम ढंग से समझा जाता है। यानी कि भारत का जो संघवाद है उसको ज्यादा व्युत्पत्ति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी अपेक्षा जो है एक मौलिक तौर पे जो है एक सर्वोत्तम ढंग से समझने की जरूरत होती है। उसी तरीके से हम इसको समझते हैं, ये बात बिल्कुल ओके है। इसके बाद जो है भारत ने पूर्व की रूपरेखा के अनुपालन की बजाय, मतलब कि पूर्व की तरह पहले की तरह अनुपालना नहीं करनी थी, बजाय संघवाद के अपने संवैधानिक व्यवहार को परिभाषित किया। इन्होंने ऐसे नहीं किया कि कोई और जैसे डिफाइन करे, पहले जैसे व्यवस्था थी उसको, बल्कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि संवैधानिक व्यवहार जो है उसको परिभाषित करने की कोशिश की है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब दोनों बातें ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान करना है, सारी की सारी चीजें आपस में मिलानी है, जैसे विनियोग विधेयक, प्रत्यानुदान, प्रभावित व्यय, लेखानुदान, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो इसको कैसे करेंगे? विनियोग विधेयक यानी कि 3 प्रकार के व्यय सम्मिलित होते हैं इसके अंदर। ठीक है, दूसरा प्रत्यानुदान, आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति, कार्यपालिका को वित्तीय अनुदान दिया जाना। प्रभावित व्यय यानी कि संचित निधि से गैर मत देय, यानी कि नॉन वोटेबल खर्चे होते हैं। लेखानुदान जो केंद्र सरकार को अग्रिम रूप में अनुदान करना, पहले से अनुदान कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर 1 2 3 4 हम ये मानेंगे। नेक्स्ट देखिए, संविधान की उद्देशिका में अधिष्ठापित निम्नलिखित पदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपको बताना, मैंने कहा था ना कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके क्रम आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हम बात करते हैं न्याय की, कि हम न्याय देना चाहते हैं लोगों को। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता देते हैं हम लोगों को। और उसके बाद हम बात करते हैं समानता की, और लास्ट में हम कहते हैं कि हम बंधुत्व के साथ रहेंगे, सबके साथ न्याय करते हुए, सबको समान स्वतंत्रता देते हुए और सबको समान मानते हुए हम बंधुत्व के साथ रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर होगा आपका 3 2 1 4, 3 2 1 4। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? सही नहीं है। ठीक है, देखिए कौन सी बात सही नहीं है ये बताना है आपको। चलिए देखते हैं। देखो, भारत का राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकता है, ये बात ठीक है। अध्यक्ष को हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति इस मामले की जांच हेतु उच्चतम न्यायालय को जो संदर्भित करता है, उच्चतम न्यायालय को बोलता है कि आप जांच करिए इसकी, ये भी बात ठीक है। तीसरी बात, किसी मंत्रालय अथवा विभाग को संघ लोक सेवा आयोग की सलाह न मानने की शक्ति प्रदान प्राप्त नहीं है। यानी कि किसी मंत्रालय या विभाग को यूपीएससी जो सलाह देता है, संघ लोक सेवा आयोग जो सलाह देता है, उसको मानने की शक्ति प्राप्त नहीं है, कि उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात नहीं है, ये भी बात बिल्कुल मतलब ठीक है। तो कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आग्रह कर सकती है। देखो, ये बात थोड़ी गलत है कि वो कहे कि भाई संघ लोक सेवा आयोग जो है वो राज्य की परीक्षाएं करवाए, ये नहीं करवाएगा। राज्य का अपना खुद का राज्य लोक सेवा आयोग होता है। ठीक है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाएं करवाएगा, वो वैसा नहीं करवा सकते। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव में संसद सदस्य के मत मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित का कथन सही है। देखो, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, कैसे लिखा गया है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे, तो इसको पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे पढ़ने में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहले दिएगा संसद सदस्य का मत मूल्य, ये ऊपर है, ये साइड में है बिल्कुल। फिर इसके नीचे ऐसे यहाँ पे लिखिएगा, संसद सदस्य का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है।
ये जैसे यहां लिखा हुआ सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सभी विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य और उसके नीचे संसद के कुल सदस्य, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही ये लिखा हुआ है। तो हमें बताना राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो हमें देखना है कि संसद सदस्य का मत मूल्य क्या है, कैसे निकाला जाएगा कि एक संसद का सदस्य है उसके वोट की वैल्यू क्या होगी, वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे होगा कि जो सभी राज्य हैं एवं जो राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के जो सभी विधानसभा सदस्य हैं, सदस्यों का जो कुल मूल्य है, ठीक है, यानी कि अगर एक राज्य है तो उस राज्य के 90 अगर हम देखें विधानसभा सदस्य हैं, ठीक है, तो उसके नीचे हमें क्या करना है, संसद के चुने गए सदस्यों की कुल संख्या, तो उसके नीचे कर देना है कि संसद में कितने सदस्य चुने गए हैं, उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी कि टोटल जो हैं कुल मिलाकर के देश के अंदर जितनी विधानसभाएं हैं उनके सारे सदस्य हो गए, फिर संसद में टोटल जितने सदस्य हैं उनसे उसको डिवाइड कर देना है। तो संसद सदस्य का मत मूल्य है कि एक मत की इतनी वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद चलिए, ये राज्य के बारे में था कि जैसे 90 हैं हमारे, तो 90 को 10 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 कै में जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था माता पिता जो है अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, कि माता पिता जो है अपने बच्चों को अवसर के प्रदान करेगा शिक्षा के लिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम का निम्नलिखित में से कौन से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय जो अधिसूचित किए गए हैं। तो कौन से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक माना गया है, तो कौन से हैं, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है और जैन है। ठीक है, ये याद रख लेना, ये पेपर में आता, बहुत बार पेपर में आती है ऐसी ऐसी बातें। तो ये अल्पसंख्यक के अंदर ये 6 लिए गए और इन 6 को यहाँ पे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप, निम्नलिखित में से कौन मतदाता स्थल पर चुनाव का संचालन करता है। देखो अभी चुनाव हुए हैं, तो चुनाव जब होता है तो वहां पे कौन मतदाता स्थल जो होता है जहां पे वोट डालते हैं वहां कौन उसको संचालित करता है, तो वहां पे संचालित करने वाला जो है वो होता है मतदान अभिकर्ता। मतदान अभिकर्ता को वहां पे भेजा जाता है। ठीक है, पोलिंग एजेंट उसको बोलते हैं, पोलिंग का जो अधिकारी होता है उसे हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संशोधन जो दल बदल विरोधी से है, तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। ठीक है, उसके अंदर दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा वह पहला भारतीय राज्य है जिसने सामाजिक संपरीक्षा विधि को लागू किया। सामाजिक संपरीक्षा विधि को लागू करने वाला मेघालय राज्य था ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कथन लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सही है। कौन सा कथन लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सही है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां बतानी हमें। दल विरोधी कानून जो स्पीकर पर अपनी पार्टी छोड़ने की स्थिति में अनुप्रयोज्य होता है। देखो दल विरोधी कानून जो है वो स्पीकर पर अपनी पार्टी को छोड़ने की स्थिति में उसके ऊपर लागू नहीं होता, नहीं उसके ऊपर भी लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है। तो इसकी मतलब जो है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ये गलत है। दूसरा, जब स्पीकर को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करता। ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्पीकर को हटाना है तो वो अध्यक्षता नहीं कर सकता उसमें पे। इसके बाद जो है स्पीकर के पद से हटाए जाने के किसी भी मामले में वह सदन में मतदान कर सकता है। भाई स्पीकर को हटाना है, ठीक है, वो मतदान तो कर ही सकता है, बिल्कुल कर सकता है, वो सदस्य है वो। ठीक है, 2 और 3 दोनों बातें ठीक है। इसके बाद जो भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कि भारत की जो संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसके संदर्भ में कौन से कथन सही है। पहली बात देखिए, पहला लिखा हुआ है इन्होंने कि बेरुवाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। बेरुवाड़ी मामले में यह कहा गया कि जो प्रस्तावना वो संविधान का भाग नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कही गई केशवानंदन भारती मामले में, ठीक है, ये बेरुवाड़ी मामला 1960 का है। ठीक है, ये मामले याद होने चाहिए आपको। केशवानंदन भारती मामला जो है ये 1973 का है, 1973 का। भारतीय जीवन बीमा निगम का मामला जो है ये 1995 का है।
ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। ये बात गलत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। जबकि केशवानंदन भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब एक और दो, दोनों बातें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के पास इस बात का अधिकार है। आर्टिकल 26 धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, तो कौन सी बातें आएंगी? देखिए, पहली बात तो ये आती है कि धार्मिक एवं जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, धार्मिक एवं चैरिटेबल उद्देश्य हेतु संस्थाओं की स्थापना करना एवं उसकी देखभाल करना, कि भाई चैरिटेबल के लिए हम जो और धर्म के लिए अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अपने धर्म के विषय से संबंधित कार्यों का प्रबंध करना, अपने धर्म के जो भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी वो मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये भी बात ठीक है। चल संपत्ति का स्वामित्व एवं उसे अर्जित करना, यानी कि कोई भी जो है चल और अचल संपत्तियां होती है, तो चल संपत्ति जो होती हैं, रियल एसेट्स जो होती हैं, उनके बारे में उसका स्वामित्व कर सकते हैं और उसे अर्जित भी कर सकते हैं। सामाजिक मामलों का प्रबंधन करना नहीं, सामाजिक कार्यों का प्रबंधन नहीं कर सकते वो लोग ये तो काम कर सकते हैं। इसके बाद अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं उसे अर्जित करना, ये भी आती है इसके अंदर। तो चल अचल संपत्ति दोनों का स्वामित्व कर ले सकते हैं और उसे अर्जित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे माना जाएगा। तो 1 2 3 5 1 2 3 5 ये हो गई इसके आंसर 1 2 3 5। नेक्स्ट चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करनी है हमें, ठीक है। तो फिलहाल में धनखड़ साहब हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, और राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो पहली बात ये की गई इसकी, वह 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है, और किंतु पदावधि की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बना रहेगा। देखो, 5 साल इसका कार्यकाल होता है भारत के उपराष्ट्रपति का। उसके बाद ये कब तक रह सकता है? जब तक नया नहीं बन करके आ जाता, ठीक है। दूसरी बात, संविधान इस बात पर मौन है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व यदि यह पद खाली हो जाता है तो उसके दायित्व का निर्वहन कौन करेगा। देखो, इस बात के ऊपर ये बात ठीक है कि संविधान इस बारे में नहीं बताता कि उपराष्ट्रपति मान लो समय से पहले या डेथ हो गई या किसी और जगह पे चले गए या छोड़ दिया, समय से पहले पद खाली हो गया, तो उसके ऊपर कोई स्पष्ट बात नहीं है। लेकिन बस इतना जरूर है, उपराष्ट्रपति की जगह जो है एक उपाध्यक्ष बैठते हैं राज्यसभा के, वो संभाल लेते हैं इस पद को, ठीक है। लेकिन वैसा कोई प्रावधान है नहीं कि इसकी जगह क्या प्रावधान किया जाए, दायित्व, उसका दायित्व कौन निभाएगा, ठीक है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मिलान करना है। सूरत विभाजन कब होता है? सूरत विभाजन होता है 1907 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलता है? 1942 में। असहयोग आंदोलन 1919 से 21 में। 1927 का कुछ दिया हुआ होगा, तो पता नहीं क्या दे रखा होगा, ठीक है। कोई न कोई आंदोलन ही मिलेगा, देख लेना जो भी है, इसको छोड़ते हैं अभी। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी अनुसूचियों का मिलान करना है कि चौथी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, यहीं से क्वेश्चन बदलेगा आपका। देख लेना चौथी अनुसूची के अंदर क्या चीज दी गई है। तो चौथी अनुसूची के राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन होता है। 10वीं अनुसूची में क्या? दल बदल कानून है। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्रीय राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। 6ठी अनुसूची में क्या है? कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। मैंने कहा था 6ठी अनुसूची के बारे में क्वेश्चन आ सकता है और आ भी सकता है। 6ठी अनुसूची के बारे में बहुत ज्यादा बातें चली हैं इस बार लद्दाख को लेकर के। क्या है 6ठी अनुसूची? तो कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, कि उनको खुद अधिकार मिले शासन करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत लंबी कहानी है इस पेपर में, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन बनते हैं इस पोर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में उनके अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। आपको ये खुद लगाने हैं, आप खुद देख लेना एक बार इसको, कि आप ये बताइएगा कि पहले कौन सा, दूसरे कौन सा, तीसरे कौन सा, चौथे कौन सा। जैसे सबसे पहले पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन देना, जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है आर्टिकल 39 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करना, ये आर्टिकल 44 में आता है हमारे। निर्धन के लिए समान न्याय को बढ़ावा देना, निःशुल्क विधिक सहायता करना, तो ये भी आता है 39 के अंदर ही आता होगा। ये भी 39B है शायद, कुछ ऐसा नहीं, शायद ये 43 में है, 43 में निर्धन के लिए। लोक सेवा में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लगा लेना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट पे चलिए। किसने कहा कि आप चाहे इसे संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबोधित करें, इसे संविधान के उद्देश्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, ये किसने कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इसके बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के विषय में सही नहीं है। कौन सी बात सही नहीं? पहले तो ठीक देख लेते कौन कौन सी बात है। कैग सेवाओं हेतु वेतन और अन्य दशाएं संसदीय उपविधि के द्वारा अभी निर्धारित की जाएंगी। बिल्कुल, संसदीय उपविधि के द्वारा निर्धारित होती हैं इसकी सेवाएं और वेतन। कैग की सेवानिवृत्ति उपरांत आगे न तो भारत सरकार के अधीन अथवा न ही किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी शासकीय पद के योग्य होगा। नहीं, वो काम कर ही नहीं सकता उसके बाद, अगर एक बार वहां काम कर लिया। उसके बाद कैग जो है, कैग कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। बिल्कुल, संचित निधि से ही लिए जाएंगे। ठीक है, ये बात ठीक है। कैग संघ के लेखा व्यय से संबंधित प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करे। संघ के लेखा व्यय से संबंधित नहीं, ये स्टेट के भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें ये कहा कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, नई भाषाएं जोड़ी गई थी। तो 4 भाषाएं नई जोड़ी गई थी, वो आपको देखना कौन कौन सी भाषाएं थी। इसके बाद भारत में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये रहा। इसके बाद जो संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये कल भी शायद गवर्नेंस वाले क्वेश्चन में भी आया था, 1968 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अंतरराज्य जल विवाद सही ढंग से सुमेलित हैं? राज्यों के बीच में जल विवाद होते हैं, तो कौन कौन से किसके बीच में सही हैं? तो देखिए, कावेरी जल विवाद जो केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक इन 3 राज्यों के बीच है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नर्मदा जल विवाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कृष्णा नद जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये इनके बीच दिखाया गया है। नहीं, कृष्णा जल विवाद जो वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये आएगा। और तुंगभद्रा, नहीं नहीं, ये ठीक है भाई, ठीक है, तमिलनाडु नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन तीनों के बीच ही है, ये ऐसे ही निकलती है, ऐसे जाती है ये नदी। ठीक है, तुंगभद्रा जल विवाद तमिलनाडु और केरल, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर हो गया 1 2 3 वाला। इसके बाद जो है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकारीय नगर पालिकाओं हेतु भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में अधिकथित है? भारत की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं हेतु भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में अधिकथित है। ठीक, कौन से कार्य उसके द्वारा जो है वो किए जा सकते हैं? तो ये देखिए, शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए वो कार्य कर सकता है, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु प्लानिंग कर सकता है, ठीक है। सड़क बना सकता है, कोई बांध बनाना हो, सेतु बनाना हो, वो भी बनवा सकता है। लोक सुरक्षा सेवाएं कर सकता है? नहीं, लोक सुरक्षा सेवा का काम किसका है? राज्य सरकार का। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर का काम जो है राज्य सरकार का है। तो ये रहेंगे इसके। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा सही है, सही बताना आप लोगों को। तो देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग जो है, भारत का निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभाओं में के चुनाव आयोजित करता है। भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्यों के चुनाव आयोजित करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव आयोजित करता है, ये भी बात ठीक है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होता है तो निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा। क्यों होगा? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा अंतिम, तो सुप्रीम कोर्ट करता है उसके ऊपर निर्णय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई। निर्वाचन आयोग मतदान, मतगणना इन परिणाम की घोषणा के प्रति उत्तरदायी। बिल्कुल जाएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के सामान्य अनिवार्य उपबंध निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताने हैं आपको। ठीक है, स्वैच्छिक नहीं बताने, अनिवार्य बताने हैं। अनिवार्य में क्या क्या आएंगे? तो अनिवार्य में आता है, एक तो पंचवर्षीय चुनाव बिल्कुल होंगे। दूसरा, महिलाओं हेतु आरक्षण बिल्कुल रखा जाएगा। पिछड़े वर्गों हेतु ये ऐच्छिक है, राज्य सरकार का ऐच्छिक है, वो पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे सकती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। नगर पंचायत ये भी ऐच्छिक है, राज्य सरकार चाहे तो बना सकती है, नहीं तो नहीं बनाए। ठीक है, ऐच्छिक है ये भी। अनिवार्य तौर पर पंचवर्षीय चुनाव होंगे, महिलाओं हेतु आरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। देखिए, ये अनुसूची है, ऊपर मैंने 4 अनुसूची आई थी, फिर से एक बार आ गई है। 8वीं और 5वीं नहीं थी, वहां पे तीसरी भी नहीं थी। 5वीं, तीसरी, 8वीं नहीं थी, तो वो भी आ गई है। 12वीं मैंने डिस्कस कर ही ली है। 12वीं अनुसूची के बारे में अभी अभी डिस्कशन किया है हमने ब्रो। 12वीं अनुसूची ये रहा, ये कर सकते। ठीक है, जब 73वां 74वां संविधान संशोधन आया तब 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
ठीक है। और सब जानते हैं कि 10वीं अनुसूची के अंदर जो है हमारा दल बदल कानून है। 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है? 7वीं अनुसूची के अंदर संघ राज्य संवर्ती जो ये इनकी सूची के अंदर क्या दिया गया? जनजाति क्षेत्रों, जनजातियों प्रशासन पर नियंत्रण दिया गया। छठी में भी है कुछ जनजातियों के लिए, ठीक है। और 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं की है, राजभाषाओं की सूची दी गई है, ठीक है। और तीसरी सूची के अंदर जो संघ और राज्य के जो मंत्री हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ है। और राज्यसभा का इलेक्शन नंबर 4 वाली में है। ऐसे याद कर लेने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे दिएगा निम्नलिखित आयोगों की स्थापना कौन के कालक्रम में लगाना है आप लोगों को। कौन सा आयोग कब स्थापित होता है? तो महिला आयोग कब बना था? अनुसूचित जनजाति आयोग कब बना? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना? सारे आपको खुद करने हैं डेट निकाल करके, ठीक है। इनको नहीं करवाऊंगा मैं। नेक्स्ट पे आइए, भारत में पंचायती राज हेतु गठित समितियों के सही अनुक्रम को कालक्रम में लगाना है। कि भारतीय पंचायती राज जो है उसमें कमेटियां गठित की गई थी, तो कौन सी कमेटी कब आई थी? तो देखिए, सबसे पहले आती है बलवंत राय मेहता कमेटी 1958 में। उसके बाद आती है अशोक मेहता कमेटी 1977 में, उस 78-77 ईस्वी में है। उसके बाद आती है जीवी के राव 1985 में और LM सिंह भी 1986 में, ठीक है। ये इस तरीके से लग जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रम में लगाने हैं। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में प्रतिष्ठापित अधिकारों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको देखिए, धर्म के अधिकार के बारे में है, तो सबसे पहले आएगा धर्म की चेतना और मुक्त व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। उसके बाद आएगा आपका धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। उसके बाद आएगा आपका किसी भी धर्म के संवर्धन हेतु करों के भुगतान की स्वतंत्रता। उसके बाद किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक अनुदेशन अथवा धार्मिक पूजा पद्धति में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ये इस क्रम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं? सही तो देख लेंगे, गलत भी बताना है इसके अंदर। कि भारत का जो राष्ट्रपति के कार्य जो है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति को उसको कार्य करने पड़ते हैं, तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सी बातें गलत हो वो देखना। देखो, पहली बात तो ये कि वो राज्यसभा अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं, अगर वो राष्ट्रपति के पद पे चले गए तो राज्यसभा के अध्यक्ष का काम नहीं संभाल सकते हैं, यही बात गलत हो गई, तो ये गलत है। दूसरी बात, राज्यसभा अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरी बात, वे राज्यसभा अध्यक्ष को दे किसी वेतन या भत्तों के हकदार नहीं होंगे, राज्यसभा अध्यक्ष के वेतन नहीं मिलेंगे। अब इसको किसके मिलेंगे? राष्ट्रपति के मिलेंगे। वे कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए, संविधान का अनुच्छेद 169 निम्नलिखित के उन्मूलन तथा सृजन का उपबंध करता है। क्या करता है? कौन सी चीज बनती है यहाँ से 169 में? राज्य की विधान परिषद, ठीक है, राज्य की विधान परिषद। राज्य विधानमंडल 168 में, विधान परिषद 69 में और विधानसभा 170 में, याद रखिएगा, ठीक है। अभी ये जैसे ये पूछा अखिल भारतीय सेवाएं कहां पे दी गई है? अखिल भारतीय सेवाएं 315 में। राज्य में सीटों की संख्या निर्धारित करना, राज्यसभा में सीटों की संख्या निर्धारित करना। सूची नंबर 4, शेड्यूल नंबर 4, राज्यसभा की सीटों की संख्या। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? संविधान सभा के अंदर उसकी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल। विधानसभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल था। किसी पंचायत के उसके कार्यकाल समाप्ति के पूर्व भंग होने की स्थिति में पुनः गठित पंचायत कार्य करेगी। देखो, किसी पंचायत के उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व, मान लीजिए किसी पंचायत का कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है और उससे पहले वो भंग हो गई है, तो उससे पहले क्या काम करना पड़ेगा? तो जो शेष अवधि है उस शेष अवधि के लिए आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। शेष अवधि के लिए चुनाव करवाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट चलिए, द राइज ऑफ द प्लेस्बियन बुक जो है किसके लिए? क्रिस्टोफर जेफर लो का नाम होगा और संजय कुमार, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो द राइज ऑफ द प्लेबियंस। नेक्स्ट पे आ जाइए, इनमें से किसकी संतुति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो विधानसभा में किसकी अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो यहां पे थोड़ा डाउट है, तो ये शायद नहीं, ये राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं हो सकता, ठीक है, पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन का उपबंध भारतीय संविधान की अनिवार्य विशेषता के अंतर्गत आता है?
तो ये किसने दिया था? ये गोलकनाथ केस हुआ था 1968 का, उसके अंदर ये बात आई थी। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान की अनिवार्य विशेषता है, पुनरावलोकन करना। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी संघवाद की संवृद्धि के कारण है? सहकारी संघवाद के बारे में कौन बात करता है, कौन है इसके लिए कारण? तो एक तो आर्थिक मामलों में केंद्र राज्य का सहयोग, दूसरा फिर जैसे केंद्र राज्य विधायी संबंध नहीं, विधायी संबंध नहीं आते इसमें, विकास की वित्त की अनिवार्यता, ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो 1 और 3 दोनों बातें ठीक है। चुनावी राजनीति गति नहीं, ये नहीं आएगी, ये गलत रहेगी। ठीक है, तो संवृद्धि के कारण, बढ़ोतरी के कारण, तो सहकारी संघवाद में बढ़ोतरी हुई है इन 2 कारणों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किन में लोकसभा के समान प्रतिनिधित्व है? किन राज्यों में, निम्नलिखित राज्यों में से किन में लोकसभा में समान प्रतिनिधि हैं? एक जैसे प्रतिनिधि कौन कौन सी भारत की लोकसभाओं में है? कौन सी हैं? देख लीजिए, एक बार ध्यान से देखिए। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, सबकी एक एक है, एक एक ही मिलती है इनको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों को प्राप्त होता है? भाई, कौन से अधिक मौलिक अधिकार जो हों वो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त होते हैं? तो वो होता है, जैसे अवसर की समानता तो नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं मिलेगा, संस्कृति शैक्षणिक भी नहीं मिलेंगे, समानता का अधिकार मिलेगा दोनों को, क्योंकि दोनों को समान तो हम समझेंगे। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है? भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है। तो न्यायिक प्रक्रिया का धीमा होना और पहुंच से बाहर होना, ये तो कारक है, हैं? न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी है ना ये तो, ठीक है। कोर्ट प्रक्रिया और संबंध व्यवहार की पुरातन प्रवृत्ति करना, ये भी कारक है, न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए ये भी जरूरी है। प्रक्रियात्मक कानूनों में कमी या दोष, उनको ठीक करना भी एक कारक है। जनहित याचिका में सुधार करने की जरूरत नहीं, ये ठीक है, पीआईएल ठीक चल रही है, ये एक कारक नहीं है कि भारतीय न्यायपालिका में, न्यायिक व्यवस्था में सुधार करना है तो उसके लिए पीआईएल को ठीक करना पड़ेगा, नहीं, ये ठीक करने पड़ेंगे। इसके बाद भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल समूह की सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता? तो आर्टिकल 74 है भाई, सब जानते हैं, थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन हुआ था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? तो क्या उद्देश्य था? केंद्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करने की, भारत के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, ठीक है, तो पावर का हस्तांतरण, तो संवैधानिक व्यवस्था करनी थी, वो भी बात ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता का दमन, नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए नहीं आया था कैबिनेट मिशन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा एक संविधान सभा का चुनाव, बिल्कुल ये विधान सभा के चुनाव की बात करता है, तो 1 2 4 हो गई इसका आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किए गए हैं? तो सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन से डायरेक्ट इलेक्शन से ही भरा जाता है। दूसरा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को सीटों का आरक्षण होगा, ये भी बात ठीक है। अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं, ये नहीं है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो 1 to 4 फिर से वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए एक बार फिर से। यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 15वां और 38वां, ये बताने हैं आपको। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 76 में। 44वां कब होता है? 78 में। और 15वां कब होता है? 63 में। 38वां कब होता है? 75 में। तो ये संविधान संशोधन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, माउंटबेटन प्लान की घोषणा 13 मई 1947 को की गई। आपको बताने हैं 2 कथन, एक अभी कथन दिया गया है और दूसरे कारण दिया गया। माउंटबेटन प्लान की घोषणा, माउंटबेटन प्लान 13 मई 1947 को आया था? नहीं आया था भाई, ये पहले आ चुका था। इसके बाद एक कारण दिया गया है, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन प्लान का अनुसमर्थन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में किया, यानी कि 18 जुलाई 1947 को आ रहा है, ठीक है, इसलिए ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन प्लान का समर्थन किया, ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जारी किया गया। ये बात सही है, ये गलत है पहली वाली। नेक्स्ट पे चलिए। भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है, ये बताना है। देखिए कौन से कथन सही नहीं है। पहला तो ये कि नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, बिल्कुल ठीक बात है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये भी बात ठीक है, खत्म कर दी जाएगी नागरिकता।
भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का भी नागरिक हो सकता है ना? ये नहीं हो सकता। संसद के पास यह शक्ति है कि वह नागरिकता को ग्रहण करने और उसे खत्म करने संबंधी प्रावधान बना सकती है। बिल्कुल संसद के ही पास है, और किसके पास रहेगी? और किसी के पास है ही नहीं। नेक्स्ट पे चलिए। जब राष्ट्रपति पद का रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति कार्यभार संभाल सकता है? 6 महीने। 6 महीने ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद है चुनाव आयोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुई? भाई चुनाव आयोग की शक्तियां कब से लागू होती हैं? सब जानते 26 नवंबर 1950 को लागू हो गई थी। सॉरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद जो है कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित है? लोकल गवर्नमेंट से संबंधित कौन सा एक काम है लोकल गवर्नमेंट जिसको कर सकती है? लोक स्वास्थ्य है? नहीं, स्टेट का विषय है। ठीक है, स्वच्छता, ये भी स्टेट का विषय है। और व्यवस्था जो है उसको हम निम्नलिखित में से किसी ने जो है, मतलब ये नहीं है, ठीक है, ऐसे करना है, इसको आपको बताना है नहीं है कौन सा कार्य जो इससे संबंधित नहीं है, तो ये नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, लोक स्वास्थ्य करना, स्वच्छता के बारे में बात करना, लोगों के उपयोगी काम करना, जैसे पानी की व्यवस्था कर देना, स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर सकते हैं, तो ये काम किए जा सकते हैं। ये जो है राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन इन चीजों को जो है वो स्प्रेड किसके थ्रू करती है? लोकल बॉडीज के थ्रू। और लोकल बॉडीज कौन सी? हमारी लोकल बॉडीज हमारी पंचायतें हैं। लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को सही करना, पब्लिक ऑर्डर को बना करके रखना, ये काम गवर्नमेंट का होता है अपना खुद का। इसके बाद निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा किसने दी है? भारत की संविधान सभा जो भारत का सूक्ष्म चित्र है, ये बात किसने कही है? तो ये बात कही थी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? वित्त आयोग के संदर्भ में बताना आपको कौन से कथन सही नहीं है। तो वित्त आयोग के बारे में जब आप बात करते तो आर्टिकल 280 में उसका जिक्र किया गया है। क्या सही नहीं बताना है? याद रखिए, सही नहीं है। तो आर्टिकल 280 में उल्लेखित है उसके बारे में प्रावधान, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य 2 सदस्यों से मिलकर बनता है ना? एक ही होता है, कोई 2 सदस्य नहीं होते। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संसद में प्रस्तुत करता है। अपनी सिफारिशें संसद में क्या करेगा प्रस्तुत कर? वित्त मंत्री के पास जाएंगे। ठीक है, वित्त आयोग की कोई ऐसी सिफारिश आएगी नहीं ऐसे, ये भी गलत है। ठीक है, आगे चलता है कि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की योग्यताओं को निश्चित करने के लिए संसद प्राधिकर्ता, संसद ही उसकी योग्यताएं निर्धारित करता है। ये बात ठीक है, ये बात है ठीक है। तो ये 2 और 3 नंबर बात, ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के एकमेव अधिकार है? लोकसभा के एकमेव अधिकार कौन सा है? सकती धन विधेयक सिर्फ कौन लाएगा? लोकसभा के अंदर आएगा। दूसरा, आपातकाल घोषणा की पुष्टि करना, ये भी सिर्फ लोकसभा कर सकती है, राज्यसभा नहीं कर सकती। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाना, ये तो राज्यसभा भी ला सकती है ना? ये तो राज्यसभा भी लेके आ सकती है, एकमत तो नहीं हुआ। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाना, ये भी राज्यसभा ला सकती है, दोनों ला सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बातें जो हैं एकमेव अधिकार नहीं है, ये एकमेव अधिकार हैं दोनों, 1 और 2। नेक्स्ट चलिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय दिया था। आप देखिए एक बार, इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। देखो, इसने दिया था अपनी निजता के बारे में। ठीक है, तो निजता का अधिकार हमारा है, तो निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई स्वतंत्रताओं की गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात देखिए, केंद्र राज्य सरकार को भारतीय संविधान में संशोधन करके उसमें निजता का अधिकार जोड़ना चाहिए, नहीं, ये इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं थी इस तरीके की। निजता का अधिकार अनुच्छेद 14 यानी कि कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा द्वारा सुरक्षा प्राप्त है ना? ये भी नहीं कहा था, बिल्कुल नहीं कहा इन्होंने। इसके बाद निजता का अधिकार अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है क्या? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है? ये भी बात नहीं है इसके अंदर।
मतलब यही बात ठीक है, बस केवल एक बात ठीक है, यानी कि आंसर एक ही होगा सिर्फ। इसके बाद दिया गया नेक्स्ट, आपको मिलान करने हैं, सूचियां मिलानी है। देखिए मिलाइए, मंत्रिमंडलीय सरकार किसके साथ जुड़ेगी? मंत्रिमंडलीय सरकार का क्या होता है, अनिवार्य विशेषता क्या है उसकी, वो सामूहिक उत्तरदायित्व निभाती है। दूसरा, अध्यक्षात्मक सरकार क्या करती है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, तो उसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संघात्मक सरकार में होता है यार शक्तियों का विभाजन तो, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, विभाजन संघात्मक में ही होता है, ये वियोजन है, ये वियोजन है, ठीक है। और एकात्मक सरकार में शक्तियों का जो है केंद्रीकरण होता है, ठीक है। यानी कि अध्यक्षात्मक सरकार में शक्तियों का वियोजन किया जाता है, यानी कि उसकी प्लानिंग ये खुद करते हैं अध्यक्षात्मक, जैसे अमेरिका के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, चलिए बी, ये आपको सूचियां मिलानी है आपस के अंदर, ठीक है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो कब बना है, तो ये देखिए 1934 में बनता है, ठीक है। बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण अधिनियम ये कब बनता है, तो ये 1999 में बना था। राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबंधन अधिनियम ये कब बनता है, ये 2003 में बनता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में बनता है, इसके अंदर संशोधन भी हो गया है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अब, ठीक है। कल गवर्नेंस वाले क्वेश्चन में भी था ये। कालक्रम में लगानी है सारी की सारी चीजें, बताइए सबसे पहले क्या आएगा, कालक्रम में लगाना, पहले लगाना, तो पहले आएगा साइमन कमीशन, और उसके बाद आएगा गोलमेज सम्मेलन 1930-31, और उसके बाद आएगा आपका इन गांधी इरविन समझौता, और गांधी इरविन के बाद आएगा कम्युनल अवार्ड, ठीक है। इस तरीके से लगा लेने हैं। ये कब होता है, 1932 में, ये 31 में, ये 27 में, और ये 30 में, ठीक है। ये इस तरीके से आएंगे। नेक्स्ट चलिए, बी आर अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे। बी आर अम्बेडकर जो संघीय ढांचा है वर्तमान का, उसकी आलोचना करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, वो बिल्कुल करते हैं। दूसरी बात क्यों करते हैं, क्योंकि अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्तियां हैं और नई कार्यकारी शक्तियां हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से कर रहा है कि जो स्थानीय शासन है उसके पास कोई शक्तियां छोड़ी ही नहीं तुम लोगों ने, किसी के पास कोई शक्तियां नहीं है, तो इसलिए ये बात ठीक है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके राष्ट्रपति दिए गए और इनका कार्यकाल बताना है आपको, कौन सा कब तक रहा। देखो इसको मिला देते हैं हम। शंकर दयाल शर्मा कब से कब तक रहे थे, 2007 से 2012 तक रहते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन बनता है, 2012 के बाद कौन बनता है, आर वेंकटरमन कब रहते हैं, 87 से 92, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कब तक रहती हैं, कुछ गलत तो नहीं मिला दिया हमने, शंकर दयाल शर्मा का गलत मिला दिया मैंने, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होना था यहाँ पे, इसको दोबारा मिलाता हूँ। शंकर दयाल शर्मा मिलेंगे 92 से 97, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आएंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, और प्रणब मुखर्जी 12 से 17 तक रहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रणब मुखर्जी 12 से 17 तक रहते हैं। आपसे और भी कोई कई पूछे जा सकते, अभी जैसे ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद भी जो है और क्वेश्चन, जैसे अभी रामनाथ कोविंद बने थे इसके बाद प्रणब मुखर्जी के बाद में, ठीक है, 17 से 22 तक वो रहे हैं। अब 22 से 27 तक द्रौपदी मुर्मू रहेंगी, तो उनका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है। 2002 से 7 तक जो है क्या नाम है उनका, एपीजे अब्दुल कलाम रहे थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको देखने हैं, ठीक है। और 92 से 97, 97 से 2002 तक इसमें कौन कौन रहते हैं वो आपको एक बार खोजबीन करनी पड़ेगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। ये संसद में गए, सही बात है बिल्कुल, ये संसद में गए ही नहीं एक दिन भी, ठीक है। इसके बाद लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है। ये ऐसा ही हुआ था इनके साथ, भाई जैसे लोकसभा में अगर अविश्वास मत आ जाए और वो पारित हो जाए तो सरकार शासन से बाहर हो जाएगी, दोनों बातें ठीक है। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। भारत का संविधान का अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता की बात करता है, आर्टिकल 18, जुडिशियल एक्टिविज्म की। दो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से गलत हैं वो बताने हैं आपको। तो गलत होंगे आपके
जैसे दोहरा शासन है भारत में, दोहरी व्यवस्था है, बिल्कुल है, राज्यसभा लोकसभा दोनों है, ठीक है। और राज्यों के अंदर शासन अपना अलग है, सरकार का सेंटर का अलग है। फिर दूसरी बात, संसद की सर्वोच्चता है क्या भारत के अंदर? नहीं, भारत के अंदर संसद की सर्वोच्चता नहीं, संवैधानिक सर्वोच्चता है और सुप्रीम कोर्ट निर्णय करता है। तो इसका मतलब ये बात गलत मानी जाएगी। दोहरा शासन तो है भारत में। संघ की अक्षुण्णता, की संघ अक्षुण्ण है, वो काम ही करता रहता है, नहीं वो भी नहीं है, संघ तो बहुत लचीला भारत का। राज्यों की अक्षुण्णता है, ये तो है, राज्य काम करते हैं, राज्यों के अंदर पावर है, डिवाइड की गई है। तो इसका मतलब आंसर होगा आपका नहीं नहीं, संघ की ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया हमने। संघ के पास पावर है, संघ ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, और राज्यों के पास पावर कम है। 2 और 4, इसका मतलब ये दोनों बातें गलत हैं, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये संशोधित है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन है जो सही नहीं है, तो ये बताना हमें। देखिए, तो सही तो क्या है, उपभोक्ता की परिभाषा दी गई थी इसके अंदर, शिकायत के लिए ई फाइलिंग की व्यवस्था कर दी गई थी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना भी हुई थी, विवादों के निपटाने के लिए वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता नहीं, मध्यस्थता करता है, बिल्कुल करता है, अनदेखी नहीं करता है। तो ये बात जो है इसकी सही नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य के अंतर के बारे में कथन है, इनमें से सही बताने हैं आपको कौन से हैं। देखिए, यहाँ पे दिए गए, निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का हथियार है, सत्याग्रह कभी भी विरोधी को आतंकित नहीं करना चाहता, ये बात बिल्कुल ओके है, ठीक है। दूसरी बात, निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। देखो, व्यवहार में नकारात्मक जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के समान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरोध के शारीरिक बल से भय नहीं होता, जबकि सत्याग्रह को शारीरिक बल से भय होता है, नहीं, ये भी बात गलत है। नेक्स्ट पे चलिए, इसका मतलब 2 बातें ठीक हैं, एक और 2 वाली। नेक्स्ट आ जाइए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत की संसद द्वारा कब पारित किया गया था? कब पारित हुआ था? अगस्त 2019 में हुआ था। देखिए अब कौन सी डेट है, 6 अगस्त को, 6 अगस्त को पारित हो गया था, ठीक है। भारतीय संघवाद, 78 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय संघवाद के बारे में बताना आपको कौन सा कथन गलत है। तो ये है कि संघवाद को संगठित करने का एक अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है, और इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति, ये भी ठीक है। या एक साथ आने की संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित कर, नहीं, एक साथ आने की थोड़ी है, हम तो आए नहीं एक साथ, हमें तो जोड़ा गया है अपने आप, ठीक है, एक साथ आकर के थोड़ी बनाता हमने, इसका मतलब ये बात गलत है। अर्धसंघीय प्रणाली है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। 1857 के विद्रोह का को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा, किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है? राज्यसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, किसमें प्राप्त है? तो राज्यसभा जो वो नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है, इसके अंदर उसको ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन तो लोकसभा ही करती है, ठीक है। राज्य में विधान परिषद का सर्जन भी जो है वो लोकसभा करती है, और किसी राज्य की सीमाओं का निर्धारण भी वो लोकसभा करती है, जबकि नई अखिल भारतीय सेवाएं बनानी हो, ठीक है, तो वो राज्यसभा करती है। 2 कथन दिए गए हैं, प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हर एक संविधान की अपनी एक दृष्टिकोण दर्शन होता है। भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी कि जो 22 जनवरी 1947 को आता है उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, यानी कि प्रस्तावना पे। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि दोनों कथन सही है, यानी कि भारत का संविधान इसके अंदर निहित है, प्रस्तावना के अंदर, वहीं से समझ में आ जाता है, ठीक है, ये बात ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध कीजिए। अनुच्छेद 19 में जो चीजें दी गई हैं आर्टिकल 19 में, उनको आपको क्रम में लगाना है, ये आपको याद होनी चाहिए, पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है। जैसे सबसे पहले क्या आता है, शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं हम। उसके बाद कि हम कोई संघ या यूनियन का गठन कर सकते हैं, ठीक है, इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर हमने संघ बना लिया शांतिपूर्वक तरीके से। संघ बना लिया तो हम क्या करते हैं, भारत के किसी भूभाग में कहीं भी स्वतंत्रता जो है घूम फिर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, घूमे फिरेंगे तो व्यवसाय भी करेंगे, व्यवसाय भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। आगे चलिए नेक्स्ट पे, 2 कथन है, स्वदेशी विदेशी राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के वे तरीके थे जिनका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था।
देखो आपको लग रहा है ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, ये नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन है, नेशनल मूवमेंट से आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के वे तरीके थे जो बाल गंगाधर ने यूज किए, बिल्कुल किए थे, उसने सारे तरीके यूज किए थे। क्यों किए, कारण बताए क्योंकि तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, और वो इसीलिए इनको अपना रहा था। तो ये दोनों बातें सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष था? भाई नीति आयोग का कल भी मैंने बताया था, नरेंद्र मोदी जी, पहले प्रधानमंत्री भारत, मतलब कि प्रधानमंत्री बनता है। तो 2015 में जब ये बना नीति आयोग, तो उसमें पे प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष बनेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। निम्नलिखित में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है? न्यायपालिका जो हो वो याचिका जारी कर सकता है, वो किस आधार पे कर सकता है? तो वो कर सकता है, एक तो क्षेत्राधिकार की कमी के कारण कर सकता है, दूसरा सुने जाने का अधिकार, नहीं इस पे नहीं करेगा, सुने जाने के क्षेत्राधिकार की अधिकता के कारण भी नहीं करेगा, विधि की नहीं, क्षेत्राधिकार की अधिकता में भी कर सकता है। भाई किसी ने अपने जो है क्षेत्राधिकार को जो है यूज नहीं किया, एक तो उस पर जारी कर देगा, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कमी हो रही है, तो उसके ऊपर जारी कर देगा। दूसरी फिर क्षेत्राधिकार, अपने क्षेत्र का जो है, अपने अधिकार का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है व्यक्ति, तो उसके ऊपर भी कर देगा। विधि की गलती पे नहीं करेगा कि कोई बात नहीं, कानून में गलती हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर करेगा, दोनों के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को ठीक रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है? अरे यार ये बहुत सिंपल है, 243A में ही कहा गया है कि ग्राम सभा बनाई जाएगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 123 के अंदर है, सभी जानते हैं, आप लोग आराम से बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज निकाय के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? पंचायती राज के निकायों के लिए निर्वाचन चुनाव करवाए जाते हैं, संवैधानिक प्रावधान कौन सा है? 243 के में जो है हम इलेक्शन रखते हैं पंचायतों का। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना चाहता है? 73वां संविधान संशोधन क्या करता है? तो संवैधानिक दर्जा देता है भाई, बिल्कुल देता है ना। हाँ, उसके बाद क्या, वित्तीय स्वायत्ता भी देता है, ये भी देता है कि हाँ आप फाइनेंशियली भी थोड़े ऑटोनोमस कर देंगे हम आपको। उसके बाद जो है ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं को आरक्षण, दलितों को आरक्षण, SC और STs को आरक्षण, ये भी बात ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, बिल्कुल करता है, तो सारी बातें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे चलिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दो अभिकथन सही हैं? भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में बात करना, प्रस्तावना के बारे में दो कथन सही हैं। तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये बातें ठीक हैं इसके अंदर। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये भी तो ठीक है, इसमें क्या गलत है, ये भी सही है। हैसियत, स्टेटस, चरित्र और अवसरों की समानता, ना हैसियत वगैरह की नहीं, अवसर की समानता तो है, ना चरित्र की ना हैसियत की, ये कोई नहीं है, कोई समानता नहीं है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का आश्वासन देते हुए भाईचारा, नहीं, ये प्रतिष्ठा वगैरह नहीं है, सम्मान वाली बात नहीं है, हम कोई आश्वासन नहीं दे रहे, लेकिन भाईचारे की हम बात कर रहे हैं। वो किस आधार पे कर रहे हैं? न्याय के आधार पे, आर्थिक आधार पे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए हम बंधुत्व की बात करते हैं, ठीक है। ये बातें नहीं आएंगी दूसरी वाली। इसके बाद नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका, आपको मिलान करने हैं सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ पे क्या गया, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल में आएगा? तो 231 में। कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण होगा, ये 228 में चला जाएगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो ये 223 के अनुसार की जाती है। उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक खर्चे देखने हैं, ये आर्टिकल 229 में आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए। भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके आधार पर मूल्यांकन या अध्ययन कर सकते हैं? यानी कि कंट्रोलर, जो कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो हैं, वो किसके आधार पे मूल्यांकन या अध्ययन कर सकते हैं उनका? तो वो किस चीज पे, ये कि तो स्वयं पहल करके भी कर सकते हैं। दूसरा, वित्तीय समिति के अनुरोध पे, कि कोई भी जो फाइनेंशियल कमेटी बनी है उसके अनुरोध पे हो सकता है। तीसरा, व्यवस्थापिका के निर्देश के, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके आधार पे भी किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव के आधार पे भी किया जा सकता है। मंत्रालय के गठन व विधि विभाग के अनुरोध पर ना, इनके पे नहीं करेंगे भाई, ये 1 और 2, 3, इन 3 पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलिए। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करना, कालक्रम में लगाने। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में।
हंटर समिति की रिपोर्ट 1920 में, चोरा चोरी कांड 1925 में, स्वराज पार्टी 1923 में। चोरा चोरी कांड कब बना था बताइए? 1 2 ये 22 में हुआ भाई, थोड़ा सा गलती हो गई, ये 22 में होता है और स्वराज पार्टी 23 में बनती है, ये 25 गलत लिखा गया था। तो 1 2 3 4 सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट पे चलिए, निर्वाचन आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही है? निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताना है। पहली चीज तो ये कि ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। उन्हें उन्हीं आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के, ना ऐसा नहीं है, इनको जांच के आधार पर हटाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुतियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले आए, जो भी पहले आए, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। मतलब कि या तो 65 वर्ष पहले आ जाए या 6 साल पहले आ जाए, जो पहले आएगा उसके अनुसार पद खाली हो जाएगा। तो 1 3 4 ये बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ये वीटो के क्वेश्चन आते हैं आपके। पूर्ण वीटो, सशर्त वीटो, निलंबित वीटो, पॉकेट वीटो, सारी बताइए। पूर्ण वीटो क्या होता है? दो सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति, कि भाई उठाया, पूर्ण वीटो है, दोनों सदनों ने पारित किया था लेकिन उसने कहा कि नहीं कर रहा पास। सशर्त वीटो क्या होती है? सशर्त वीटो होती है ये यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन रोक नहीं सकते। यानी कि शर्त ये थी कि आपको वापस मैंने भेजा पुनर्विचार के लिए, आपने पुनर्विचार कर लिया, हमने वापस उसको ऐसे कैसे भेज दिया, अब राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते, उनको कहेंगे उनको पारित करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद निलंबित वीटो, निलंबित वीटो के अंदर क्या आता है? यहाँ पे जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाए, वो निलंबन वीटो होती है। पॉकेट वीटो क्या होती है? पॉकेट वीटो होती है कि राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। भाई उसने क्या किया, बिल आया, अपनी जेब में उठा के रख लिया, उसको पॉकेट में रख लिया, पॉकेट वीटो बन गई। उसको न तो अनुमति दे रहे, न मना कर रहे हैं, बोल ही नहीं रहे उसके बारे में, ठीक है। अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, मना भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही बताने राज्यसभा के गठन के बारे में। राज्यसभा में 238 से अनाधिक सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल ठीक है। 238 सदस्य वहीं से आते हैं, 12 हमारा जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है फिर, ठीक है। तो 250 हो जाते हैं। राज्यसभा के पुडुचेरी के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा में जो पुडुचेरी के सदस्य आते हैं वो निर्वाचन के द्वारा आते हैं, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। इसके बाद संविधान की तीसरी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीटों की, नहीं, अनुसूची नंबर 4 है भाई, तीसरी नहीं है। ये तो इनके पदों के बारे में है कि कौन किस पद पे बैठता है, जो संसद के पदाधिकारी वगैरह, वो सब उन चीजों के बारे में, ठीक है। तीसरी अनुसूची, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। चौथी अनुसूची में आएंगी राज्यसभा की सीटों के बारे में। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन से, देखो आ गया ना, यही बात आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित करना। सतीश चंद्र समिति, होता समिति, कोठारी समिति, योगेंद्र एल अलग समिति, ये आपको खुद सर्च करनी है, डेट इनके सामने लिख करके याद करके जानी है, पेपर में आएंगे, बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चुनावी व्यवस्था। आपको बताने अनुच्छेद कौन से हैं उनके और व्यवस्था क्या है। चुनावी व्यवस्था है संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं, पंचायतें हैं, संघ स्तर पर न्यायिक व्यवस्थाएं हैं। देखिए चुनावी व्यवस्था कहां पे जाती है? चुनावी व्यवस्था आपकी जाती है 324 से 329 पे, ठीक है। उसके बाद संघ और राज्यों के अंतर्गत जो सेवाएं जाती हैं वो जाती हैं 308 से 323 के बीच में, ठीक है। पंचायतों की जो बात होती है वो 243 के अंदर आती है, और संघ पर न्यायिक व्यवस्थाएं जो 124 से 147, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है भाई, कहां पे 124 से 147 ही है, और 148 में हमारा 148 से 151 क्या आ जाता है, फिर कैग आ जाता है। कुछ चीजें समझ में आ रही है ना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है? आपको बताना कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है। तो किसके द्वारा करता है, कौन सा अधिकार है उसका? तो उसका प्रारंभिक अधिकार है। प्रारंभिक अधिकार के द्वारा संघ और राज्यों के बीच अगर कोई झगड़ा है तो उसको वो ले सकता, अपने पास बुला सकता उसे, ठीक है, उसका प्रारंभिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का तो गृह मंत्रालय ही होना चाहिए, यही है राष्ट्रीय मानवाधिकार का नोडल
मिनिस्ट्री जो है वो गृह मंत्रालय है। ठीक है, तो ये आपके 9:15 हो गए हैं। तो दूसरा पेपर मैं खोलूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा पेपर बनता है भाई। ठीक है, बहुत खींचना पड़ता है इसको फिर। तो मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया है। इसके हैं 100 क्वेश्चन का और भी एक पेपर बनता है आपका, वो भी है, लेकिन फिलहाल ज़्यादा समय नहीं है, तो हम इसको यहीं तक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए ठीक है। अब इसी की वीडियो जो है मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, अगर किसी ने नहीं देखी है तो अपनी देख लेना। ठीक है, और जो यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर हैं, बच्चे हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो है आपको समय का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और समय के लिए आपको उपस्थित रहना जरूरी है कि समय कैसे आपको मैनेज करना है उसके अंदर। उस समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो उस समय को अपना मैनेज कर लेना कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। अपनी मर्जी से ही करता है व्यक्ति अटेम्प्ट। ठीक है, मैं बता दूंगा, उससे करेगा भी नहीं कोई, एक दिन पहले मैं बता दूं। ठीक है, तो आपके लिए क्लास में इतना ही है। आप लोग मुझे सुबह क्लास में एक बार फिर से हाजिर होना सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं कल, तो कल सुबह वाली क्लास जरूर अटेंड करना। और जिनका यहाँ रोहतक एमडीयू में पेपर है, तो दोपहर को पेपर है, तो मैं आऊँगा यूनिवर्सिटी की तरफ। ठीक है, तो हाँ, एक बार मिल भी सकते हैं, नहीं मिला गया तो बात की बात है, बाकी मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। और पेपर के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो एग्जाम होने वाला उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, वो कोई अगर कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ऐप पे जाइए, कथुरवाल स्कूल ऑफ पोल साइंस। ये हमारा एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, और इसको निकाल करके आप देख करके, अभी हमने एक कोर्स तैयार किया है आपके लिए, तो उस कोर्स को जो है बहुत कम रेट में अभी है, उसके ऊपर 50% ऑफ चल रहा है, तो आप ले सकते हैं उसको। ठीक है, आपका भी कोई जानकार है और कोई है तो उसको भी बोल सकते हैं कि अभी ले सकते हैं। और वही है सारी चीज़ें, उसमें कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई हैं, जैसे मॉक टेस्ट 20 कर दिए गए हैं। ठीक है, क्लासेज जो बढ़ा दी गई हैं, 400 क्लास कर दी गई हैं। पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस उसमें अब ऐड कर लिया गया है। दूसरी बात, फिर उसके अंदर पेपर 1 के भी अब कुछ मॉक टेस्ट रखे जाएंगे, और 3000 एमसीक्यू रख दिए गए हैं साथ में। और फिर प्रीवियस ईयर पेपर आपके रहते ही हैं आप लोगों के भी, तो वो भी करवाएंगे बाद में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक